नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। आज का जो अपना करंट अफेयर है वो है हंता वायरस से रिलेटेड। ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है, तो ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे कि वो शिप कहाँ गया था जहाँ के लोगों में इसका संक्रमण देखने को मिला था। इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हंता वायरस क्या है? एक वायरस का समूह है, अलग अलग प्रकार के वायरस हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही वायरस है, और ये सामान्यतः चूहों और गिलहरी जैसे कृंतकों में मिलता है। उनके द्वारा ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो उनके पेशाब, लार या मल के द्वारा दूसरे जो जीव हैं उसके अंदर ये ट्रांसमिट होता है। इंसानों से इंसानों में इसका संक्रमण सामान्यतः नहीं पाया जाता है। इंसानों के बीच आसानी से ये नहीं फैलता है। कहाँ पर मिला? उस जहाज का, उस क्रूज का नाम क्या था? उसका नाम था MV होंडिस। इस नाम के क्रूज में अलग अलग देशों के यात्री थे जो समुद्र की यात्रा कर रहे थे। कई जगह पर अभियान ये करते थे, वहां पर इसका संक्रमण देखने को मिला। जब पता चला, उससे पहले कुछ यात्री थे वो निकलकर अपने अलग अलग देशों में जा चुके थे, तो उनकी अभी जांच चल रही है, उनकी खोज चल रही है। बाकी जिनको संक्रमण हो रखा है उनको कोरोना की तरह क्वारंटाइन किया जा रहा है। सबसे पहले ये आज से 6 साल पहले अर्जेंटीना में देखने को मिला था, जिसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई थी, और इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन, एंटीडोट वगैरह नहीं बना है। तो ये है हंता वायरस। अगला अपना करंट अफेयर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से संबंधित। ये एक संस्था है जिसमें लगभग 95 देश है, वो सदस्य देश हैं। भारत की अहम भूमिका थी इसके निर्माण में। इसका सचिवालय है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह जो जंगली बिल्लियों की प्रजातियां हैं, जिसके अंतर्गत 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है, उनके संरक्षण के लिए तत्पर रहता है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 प्रजातियां शामिल हैं। अभी इसका 1 से 2 जून 2026 में शिखर सम्मेलन होने वाला है। शिखर सम्मेलन का क्या मतलब होता है? शिखर सम्मेलन का मतलब होता है भी अगर कोई भी राष्ट्र है, देश है, उसका राष्ट्राध्यक्ष, अगर उसमें संसदीय व्यवस्था है तो उस देश का प्रधानमंत्री, और अगर उसमें अध्यक्षीय व्यवस्था है तो उस देश का राष्ट्रपति, मतलब उस देश का अंतिम निर्णय लेने वाला जो नेता होता है, व्यक्ति होता है, वो इन सम्मेलनों में भाग लेते हैं, इसलिए इनको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। बात टाइगर की चली है तो हमारे देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं और 3167 बाघ की जनसंख्या है। ये 2022 की जनगणना के अनुसार है, जो लगभग पूरे विश्व की 75% हमारे भारत में मिलती है। तो ये हो गया IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हो गया। इसके बाद में कल नरेंद्र मोदी का एक संबोधन हुआ था देश के प्रति। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि अभी जो वैश्विक संकट चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका का वार हो गया, इससे पहले जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश पे आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हुई है। तो उससे उबरने के लिए, उसका हमें सामना करने के लिए कुछ चीज़ों को करना चाहिए, कुछ एहतियात बरतने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है कि वैश्विक संकट में भारत, आत्मनिर्भरता एवं नागरिकों के कर्तव्य है। नागरिकों के क्या कर्तव्य है? नागरिक किस प्रकार से इसमें भागीदार बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो है कि वर्तमान में चुनौतियां क्या है, उनका प्रभाव क्या है। एक तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से 2022 से बर्बाद सी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा संकट है। डिप्लोमेसी है अलग अलग देशों की अलग अलग स्तर पर चल रही है। महंगाई है वो बढ़ गई है। 3F, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र, यानी खाद्यान्न, ईंधन और फर्टिलाइज़र है, उसके दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि अर्थव्यवस्था का है, उसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह बनाने के लिए हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना पड़ता है, जो हम आयात करते हैं, लेकिन सरकार उनको सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा राजस्व का व्यय होता है। तो इससे बचने के लिए हमें खाद्यान्न, ईंधन और फर्टिलाइज़र पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका मितव्ययता से उपयोग करें, उनको बर्बाद होने से बचाना है। इसके कारण आर्थिक बोझ है वो देश पर बढ़ता जाता है। फॉरेक्स है वो घटता है हमारा जब हमारा आयात बढ़ता है। तो मुख्य मुद्दा यही रहा प्रधानमंत्री का कि हमें आयात कम से कम करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है और थोड़ा मितव्ययता से काम लेना है। तो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? एक तो ईंधन का संयम से उपयोग करना है, कि हो सके तो आपको कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए, कि जहां पर आप लोग एक ही जगह जा रहे हैं, अगर 4-5 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं
तो वो एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं, ये नहीं कि अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, इससे ईंधन की बचत होगी। डिजिटल कार्यशैली, वर्क फ्रॉम होम है, इसको अपनाया जाना चाहिए जैसा कोरोना में हुआ था। विदेशी यात्राओं की कमी करनी चाहिए, क्योंकि विदेश में जाएंगे तो हम डॉलर लेकर जाएंगे वहाँ पर, जिससे अपना फॉरेक्स है वो कम होगा। रुपया है उसका भी क्या हो जाएगा, फिर उसकी भी जो मूल्य है वो घटेगा। तो इसलिए जो अभी हनीमून पर लोग जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, तो उनको थोड़ा कम करके हमारे देश में ही घूमने पर जोर दें। सोने की खरीद में कमी करनी चाहिए, क्योंकि हम सोना है वो बहुत सारा आयात करते हैं। खाद्य तेल का उपयोग में भी 10% कमी करेंगे तो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है वो देश में फॉरेक्स का बच सकता है, क्योंकि खाद्य तेल भी हम आयात करते हैं। तो इस चीज़ को प्रधानमंत्री ने खुद इन चीज़ों को बोला है, ये जो मैंने लिखी हुई है प्रधानमंत्री ने खुद बोली है। आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, जो विदेशी ब्रांड है उनसे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में, ये नहीं है कि हमेशा के लिए बोला है, जो अभी संकट चला है इसके लिए। पहले कॉपर हम निर्यात करते थे, लेकिन वर्तमान में इतनी ज़्यादा आवश्यकता बढ़ गई है कि हमें आयात करना पड़ रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर में कमी करके हमें जो नेचुरल एग्रीकल्चर है उस पर ध्यान देना चाहिए। फर्टिलाइजर को थोड़ा कम करो, सोलर पंप का उपयोग करना चाहिए, विद्युत को भी हमें बचाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें बताई है ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा घटे नहीं, हमारे पास एक अच्छी मात्रा में डॉलर है वो बचा रहे, उसका बहिर्प्रवाह ना हो, इसलिए अपना मूल्य रुपया है उसका भी मूल्य स्थिर रहे और देश पर कोई सी भी प्रकार का वित्तीय भार है वो ना पड़े। तो आप लोग भी अगर इनमें से कुछ करने की सोच रहे हो तो मितव्ययता से उपयोग करना है। फिर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी, मॉडल युवा ग्राम सभा, MYGS कार्यक्रम है। ये MUN एक कार्यक्रम है जिसका नाम है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, उसकी तर्ज पर इसको चलाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि MUN मॉडल यूनाइटेड नेशन क्या है। इसमें जो कॉलेज में बच्चे होते हैं उसको जो हमारा UN है, संयुक्त राष्ट्र है, उसी की तर्ज पर अलग अलग देशों का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। उसमें वो उस देश के बारे में, जलवायु संकट के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं, रणनीति व्यक्त करते हैं। तो उसकी मतलब कॉपी की गई है UN की। तो उसी की तर्ज पर मॉडल युवा ग्राम सभा है, इसी को बनाया गया है, जिसमें स्कूलों में ग्राम सभा के तौर पर जो बच्चे हैं 9वीं से 12वीं क्लास का, उसमें किस प्रकार से भागीदार बन सकते हैं, यानी किस प्रकार से विकास कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। जो छोटी छोटी चीज़ें ग्राम स्तर पर होती है उसके बारे में जन जागृति कैसे फैलाई जा सकती है। तो इसमें बच्चों को सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सभा का सदस्य हो गए, इस प्रकार की मतलब रिप्रेजेंटेटिव टाइप बनाया जाएगा और वो फिर उसमें भाग लेंगे। तो इससे निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता है उसमें बच्चों में विकास होने जा रहा है। 9वीं से 12वीं के छात्र इसमें भाग लेंगे और पंचायती राज मंत्रालय की पहल पर यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा एवं जनजातीय मंत्रालय का भी सहयोग है। जिस स्कूल में ये कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे वहाँ पर प्रति स्कूल 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। पहले चरण में ये 1100 से 1200 स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिसमें से प्राथमिकता जवाहर नवोदय विद्यालय में और जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर इसको शुरू किया जाएगा। तो ये हो गया अपना मॉडल युवा ग्राम सभा कार्यक्रम। इसके बाद ये एक आर्टिकल आया था इंग्लिश में, इसको है कि हैंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा, उसके अंतर्गत एक राज्यपाल का क्या रोल होता है वो चीजें इसमें बताई गई है। ये आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि जो तमिलनाडु में अभी टीवी की जो पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली है 108, टोटल सीटें हैं वहाँ पर 236। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब इसको 10 विधायकों की जरूरत थी, तो शुरू में ये 10 विधायक इसको समर्थन नहीं मिल रहे थे। ये बार बार राज्यपाल के पास जा रहे थे जो विजय थेलपति है और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल इनको बार बार लौटा दे रहे थे कि आप 118 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त मुझे पत्र लाकर दीजिए, तभी मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करूंगा। फिर लास्ट में कांग्रेस वगैरह और जो छोटी पार्टी है उन्होंने इनको समर्थन दे दिया। बाकी DMK की 59 और AIADMK की 47 सीट्स आई थी। तो त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है कि जहां पर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, पहले से जो गठबंधन है उनको भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कोई भी और पार्टी है वो भी किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, तो पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को नहीं मिलता है, तो वो स्थिति होती है त्रिशंकु विधानसभा की।
उसमें अब राज्यपाल को क्या करना चाहिए। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये कार्य राज्यपाल अपने विवेक से करता है, लेकिन अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला हुआ है तो इसमें राज्यपाल उसी पार्टी के जो नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन जब त्रिशंकु विधानसभा बन जाएगी तब राज्यपाल कुछ प्राथमिकताएं हैं वो फॉलो करता है जो हमें सरकारी आयोग के द्वारा दी गई थी, फिर वो आमंत्रित करेगा। और सरकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सरकारी आयोग बना कब था। जून 1983 में गठित किया गया था सरकारी आयोग। इसकी अध्यक्षता में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, और 1988 में इन्होंने लगभग अपनी 247 पन्नों की अलग अलग विषयों में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है उसमें किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्यपाल को राज्यों में मुख्यमंत्री नियुक्त करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, त्रिशंकु विधानसभा में क्या करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में भी इसमें बातें थी। तो अभी हम ध्यान देते हैं कि जब त्रिशंकु विधानसभा बन जाए तो इनमें उन्होंने एक प्रायोरिटी डिसाइड की कि किस प्रकार से राज्यपाल है वो आमंत्रित करेगा मुख्यमंत्री, मतलब अपनी सरकार बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो प्री पोल अलायंस है, यानी चुनाव से पहले जो गठबंधन बन चुका है, उसके नेता को राज्यपाल बुलाएगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर फिर भी नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जैसे टीवी की अभी बनी हुई थी 108 विधायकों के साथ, इसको आमंत्रित करना चाहिए। ये भी नहीं है, मान लो 60-60-60 बन रही है सब जगह, 234 है तो 70-70-70 बन गई, तो फिर पास्ट पोल अलायंस यानी चुनाव के बाद में जो गठबंधन है, जो पार्टियां आ रही है, उनको आमंत्रित करना चाहिए। और जब ये तीनों ही चीजें नहीं हो पाएगी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को आमंत्रित करना चाहिए। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पार्टियां उसके साथ गठबंधन तो नहीं करती है, लेकिन वो उसका जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके पक्ष में नहीं होती है, यानी सरकार गिराती नहीं है, लेकिन वोट वो मतलब समर्थन किसका रहता है, जो एक पार्टी बहुमत में होती है। तो गठबंधन नहीं, लेकिन अपना सपोर्ट उसके साथ रखती है ताकि सरकार चले, तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है। तो इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए नेता को आमंत्रित करना चाहिए। ये थे सरकारी आयोग। इसके बाद ये एक छोटा सा करंट अफेयर है, भाषिनी ऐप है, AI ऐप जिसको विकसित किया गया है, और 800 से ज़्यादा सरकारी प्लेटफॉर्म पर पे ये इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग भाषाओं में ये 23 वॉइस भाषाओं में 35 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो भाषिनी AI ऐप है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपका जो कमेंट हमें मिल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट आपको। फिर भी कोई अपने सुझाव देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर मैं और भी PIB वगैरह के जो भी ये नोट्स वगैरह हैं वो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल नई क्लास में नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।